हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं। हम देख चुके थे हमारे कुछ 25 प्रश्न तक, और आज हम आगे इस श्रृंखला को बढ़ाते हैं और आज हम देखते हैं हमारे 26 प्रश्न से। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वह है कि चंबल नदी किस जिले को सर्वाधिक अपर्दन करती है। कि चंबल नदी किस जिले को सर्वाधिक अपर्दन करती है। तो ऑप्शन ए है भिंड, ऑप्शन बी है मुरैना, ऑप्शन सी है शिवपुरी, या ऑप्शन डी है ग्वालियर। तो जो हमारी चंबल नदी है वह हमारे मुरैना ज़िले को सर्वाधिक अपर्दित करती है। किसको? मुरैना ज़िले को हमारी चंबल नदी सर्वाधिक अपर्दित करती है। जब चंबल नदी प्रवाहित होती है तो यह अपने साथ मिट्टी के कण ले जाती है, और यह जब प्रवाहित होती है तो कुछ गड्ढों का निर्माण होता जाता है, जिनको बीहड़ कहते हैं। सर्वाधिक बीहड़ कहाँ देखने को मिलते हैं? हमें मुरैना ज़िले में देखने को मिलते हैं सर्वाधिक बीहड़, और इसीलिए यह मुरैना ज़िले में सर्वाधिक अपर्दन करती है। यह अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। अब उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है यह हमें बताना है। कि ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है बैनगंगा, या ऑप्शन डी है बेतवा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी बेतवा। यदि हम बात करें कि ऑप्शन डी बेतवा नदी जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। हमें पता है कि जो नर्मदा नदी है वह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और यदि हम ताप्ती नदी की बात करें तो यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और हमारी बैनगंगा नदी जो है वह कुछ दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। किस दिशा में? दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। तो हमारी जो उत्तर की ओर जो हमारी बेतवा नदी है वह रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलकर और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में जाकर किससे मिल जाती है? हमारी यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। यह किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है हमारी बेतवा नदी। आगे हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है। राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी है बेतवा, ऑप्शन सी है चंबल, और ऑप्शन डी है काली सिंध नदी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बेतवा। बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना स्थित है। यह हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर झांसी वाले क्षेत्र में, जहाँ पर ललितपुर ज़िले में यह परियोजना हमें देखने को मिलेगी, और इसी को क्या बोलते हैं? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, या रानी लक्ष्मीबाई बांध यहाँ पर स्थित है, इसके अंतर्गत बना गया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है। तो इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है मंडला, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है खंडवा, और ऑप्शन डी है खरगोन। तो जो हमारा इंदिरा सागर बांध है वह हमारे खंडवा ज़िले में स्थित है। यदि इंदिरा सागर बांध की बात करें तो यह किस नदी पर स्थित है? तो हमारी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। कहाँ से? हमारे अनूपपुर से निकलकर उद्गम होता है। कहाँ से? अनूपपुर से, और जाकर यह गिरती है किसमें? खम्बात की खाड़ी में। तो यहाँ पर हमारा खंडवा ज़िला पड़ता है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कौन सा बांध? हमारा इंदिरा सागर बांध हमें खंडवा ज़िले में देखने को मिलता है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है? गंगुल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हमारा जो गंगुल जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है? हमारी बैनगंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? बैनगंगा नदी पर स्थित है गंगुल जलप्रपात। तो हम जो बैनगंगा नदी है वह कहाँ प्रवाहित होती है? इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई जाती है, और यह जो महाराष्ट्र में जाकर किसमें? गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। और यहाँ पर हमारा कौन सा ज़िला पड़ता है? बालाघाट ज़िला। तो बालाघाट में हमें बैनगंगा नदी पर कौन सा जलप्रपात देखने को मिलता है? गंगुल जलप्रपात, जो कि
बालाघाट जिले में पेनगंगा नदी पर मिलता है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। कौन सी? बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो हमारा ऑप्शन ए है चंबल नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है सोन, या ऑप्शन डी है वेनगंगा नदी। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारी सोन नदी। तो हमें यह शहडोल ज़िले में, हमारे शहडोल ज़िले में यह देखने को मिलेगा। कौन सा? बाणसागर परियोजना शहडोल ज़िले में देखने को मिलेगी। तो जो हमारी सोन नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? हमारी सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, सोन, नर्मदा और जोहिला का अमरकंटक से उद्गम होता है। और यह सोन किस में जाकर मिलती है? तो सोन नदी जाकर मिलती है हमारी गंगा नदी से जाकर यह मिल जाती हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं, हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जो है कि किस नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। तो हमारी ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है जोहिला, या ऑप्शन डी है ए, बी और सी तीनों नदियों का उद्गम किससे होता है? अमरकंटक से। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह बिल्कुल सही है कि अमरकंटक से हमारी सोन, नर्मदा और जोहिला तीनों नदियों का उद्गम होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हम अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि तवा बांध किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो हमारा तवा बांध है वह किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है तवा और देनवा नदी, और ऑप्शन बी है तवा और मालिनी नदी, ऑप्शन सी है तवा और दूधी, और तवा और साटक। तो जो हमारा तवा बांध है वह हमारी तवा और देनवा नदी के तट जो संगम है वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो तवा बांध किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? तो होशंगाबाद ज़िले में इटारसी के पास हमें तवा बांध देखने को मिलेगा। अब हम आगे हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि धार किस नदी के किनारे पर स्थित है। धार किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए है कि माही नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है ताप्ती, या ऑप्शन डी है टोंस। तो जो हमारा धार जिला है वह स्थित है हमारी माही नदी के तट पर। माही नदी का जो उद्गम होता है वह कहाँ से होता है? मिंडा गांव धार से, जो कि कहाँ? धार जिले में आता है। कौन सा? मिंडा गांव। तो जो हमारी माही नदी है उसके किनारे पर हमारा धार स्थित है। हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है सोन नदी, या ऑप्शन डी है बेतवा नदी। तो जो हमारी ओमकारेश्वर परियोजना है वह किस नदी पर देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन ए है वह बिल्कुल सही है कि नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर परियोजना स्थित है, और यह हमें खंडवा ज़िले में देखने को मिलेगी नर्मदा नदी पर। तो हम अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न आज का क्या है कि जो जोवट परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है। जोवट परियोजना, तो इसके लिए ऑप्शन ए है जामनेर नदी, ऑप्शन बी है हथनी नदी, ऑप्शन सी है माही नदी, या ऑप्शन डी है काली सिंध नदी। तो जो हमारी जोवट परियोजना है वह हमें किस ज़िले में देखने को मिलेगी? झाबुआ ज़िले में देखने को मिलेगी। किसमें? झाबुआ में देखने को मिलेगी जोवट परियोजना, जो कि किस नदी पर स्थित है? हथनी नदी पर यह स्थित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? ये सभी दूरियां किस में दी हुई हैं? किलोमीटर में दी हुई हैं ये सभी दूरियां। तो जो हमारी मध्य प्रदेश में लंबाई पूछा गया है, नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है। तो ऑप्शन ए है कि 1077, ऑप्शन बी है 1312 किलोमीटर, और ऑप्शन सी है 1321 किलोमीटर,
या ऑप्शन डी है 3212 किलोमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वह बिल्कुल सही है कि 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में जो है हमारी नर्मदा नदी की लंबाई है। और यदि हम नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर हमारी नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1077 किलोमीटर। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरा बरडी पहाड़ी से, काकरा बड़ी नहीं बरडी पहाड़ी से होता है। तो जो हमारे किस नदी का उद्गम काकरा बरडी पहाड़ी से देखने को मिलता है? तो जो हमारा ऑप्शन ए है क्षिप्रा, ऑप्शन बी है काली सिंध, ऑप्शन सी है पार्वती और ऑप्शन डी है सिंध नदी। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह बिल्कुल सही है कि क्षिप्रा नदी है उसका उद्गम होता है इंदौर ज़िले में काकरा बरडी पहाड़ी से। तो हम अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है कि राज्य में कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? एमपी में, हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? तो हमारा ऑप्शन ए है बेतवा, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन डी है केन या ऑप्शन जो हमारा डी है वह है वेनगंगा नदी। तो जो हमारा सही आंसर है वह है वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी जो कि दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है और बाकी हमारी चंबल नदी का देखा जाए तो वह भी उत्तर दिशा में बहेगी और बेतवा नदी भी उत्तर दिशा में, और जो हमारी केन नदी है वह भी उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। तो हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि प्रदेश में कौन सी नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है? अवनालिका अपरदन या इसी को बोलते हैं मृदा अपरदन और इसी को बोलते हैं गली एरोजन। तो जो हमारी कौन सी नदी अवनालिका अपरदन करती है? तो ऑप्शन ए है कि ताप्ती नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है सोन नदी या ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी चंबल नदी। चंबल नदी जो कि अपने बीहड़ों के लिए जानी जाती है। बीहड़ों को बोलते हैं क्या? गड्ढे, जो गहरे गहरे गड्ढे बनाते हुई बहती हुई जाती है कि जब यह बहती है इस प्रकार यह बहती है तो इसमें गड्ढों का निर्माण हो जाता है। क्योंकि यह अवनालिका अपरदन करती है, इसलिए इसमें गहरे गहरे गड्ढों का जो है गड्ढे हो जाते हैं, जहाँ पर यदि हम बात करें तो यह डाकुओं को रहने के लिए एक शरण प्रदान करते हैं ये गड्ढे। तो इस क्षेत्र में डाकुओं की गतिविधियाँ अत्यधिक देखने को मिलती हैं। तो अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गांगुलपारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गांगुलपारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पर, वेनगंगा पर या ऑप्शन डी नहीं है तापा पर या ऑप्शन जो हमारा 4 है चंबल नदी पर। तो जो हमारा गांगुलपारा जलप्रपात है वह हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो हमारी जो वेनगंगा नदी है उस पर देखने को मिलेगा गांगुलपारा जलप्रपात। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्व जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सा पूर्व जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है कि चंबल नदी, सेकंड ऑप्शन है टोंस नदी और थर्ड ऑप्शन है नर्मदा या ऑप्शन 4 है सोन नदी। तो जो हमारा पूर्व जलप्रपात है वह हमें देखने को मिलता है टोंस नदी पर। टोंस नदी पर न होकर यह टोंस की सहायक नदी है एक, कौन सी? हमारी बीहड़ नदी। इस प्रकार टोंस नदी प्रवाहित होती है और इसकी सहायक है बीहड़ नदी। तो बीहड़ नदी पर जो है हमें पूर्व जलप्रपात देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर बीहड़ ऑप्शन में नहीं है इसलिए जो है टोंस नदी इसका सही आंसर होगा कि टोंस नदी पर जो है हमारा पूर्व जलप्रपात स्थित है। तो हम अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस नदी पर स्थित है?
एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है बेनगंगा। ऑप्शन जो हमारा सेकंड है वह है सोन नदी। ऑप्शन थर्ड है तवा, या ऑप्शन फोर्थ है नर्मदा नदी। तो जो हमारा जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है वह हमें देखने को मिलता है वेनगंगा नदी पर। वेनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध स्थित है। तो हम जो हमारी जो वेनगंगा नदी है वह कहाँ से निकलती है? सिवनी जिले से बहती हुई यह जाती है बालाघाट। बालाघाट से उत्तर प्रदेश में पहुँच जाती है। उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में पहुँच जाती है। महाराष्ट्र में जाकर यह किससे मिलती है? गोदावरी नदी से जाकर मिल जाती है। इससे पहले इसमें एक नदी आकर मिलती है, कौन सी? वर्धा नदी। वर्धा नदी जब यहाँ पर मिल जाती है तो इसके बाद हमारी जो वेनगंगा नदी है इसका नाम हो जाता है क्या? प्राणहिता। प्राणहिता इसका नाम हो जाता है और यह जाकर किस में मिल जाती है? गोदावरी में मिल जाती है। और यदि हम बात करें तो इसमें सिवनी जिले में देखने को मिलता है क्या? मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कौन सा? मिट्टी का सबसे बड़ा बांध देखने को मिलेगा इस नदी पर। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो आज का अगला प्रश्न है कि पचमढ़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है? पचमढ़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है तवा नदी। ऑप्शन सेकंड है चंबल नदी। ऑप्शन थर्ड है नर्मदा नदी, या ऑप्शन फोर्थ है सोन नदी। तो जो हमारा पचमढ़ी है वह हमारी तवा नदी के तट पर स्थित है। तवा नदी का जो कि उद्गम कहाँ से होता है? पचमढ़ी में जो हमारी महादेव पर्वत की पहाड़ियाँ हैं उन्हीं से होता है हमारी तवा नदी का उद्गम। और तवा नदी के ही तट पर किनारे पर हमें देखने को मिलता है पचमढ़ी। पचमढ़ी जो कि जहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पचमढ़ी है। हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो आज का अगला प्रश्न है वह है कि पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है कि सीप नदी। ऑप्शन सेकंड है काली सिंध नदी। ऑप्शन थर्ड है केन नदी पर, या ऑप्शन फोर्थ है नर्मदा नदी पर। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारी केन नदी पर। केन नदी पर हमें पांडव जलप्रपात देखने को मिलेगा। पांडव जलप्रपात किस जिले में देखने को मिलेगा? तो यह है पन्ना जिले में हमें पांडव जलप्रपात देखने को मिलेगा। किस नदी पर? केन नदी पर मिलेगा पांडव जलप्रपात। हम हमारे अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न है कि रीवा किस नदी के किनारे पर स्थित है? रीवा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन एक है काली सिंध नदी। सेकंड ऑप्शन है बिछिया नदी। थर्ड ऑप्शन है केन नदी। और फोर्थ ऑप्शन है कि बीहड़ नदी के किनारे पर। तो जो हमारा रीवा है वह बिछिया और बीहड़ नदी, इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि बिछिया और बीहड़ नदी। यदि हम देखें कि जो इस प्रकार से हमारी बिछिया नदी प्रवाहित होती है और कुछ इस प्रकार जो हमारी कौन सी बीहड़ नदी आती है, और इन दोनों के संगम होने के पश्चात यहाँ पर देखने को मिलता है रीवा। तो जो रीवा है वह किसके, यदि इन दोनों में सटीक आंसर की हम बात करें तो बिछिया नदी के किनारे पर हमें देखने को मिलेगा क्या? रीवा। लेकिन ये दोनों आंसर अधिकांश सही माने जाएंगे कि दोनों के दोनों आंसर सही हैं, क्योंकि इनके संगम पर ही जो हमें रीवा देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है ये दोनों सही हैं। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और जो आज हमारा अगला प्रश्न है कि काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? पहला ऑप्शन है कि देवास। सेकंड ऑप्शन है रतलाम जिले से। थर्ड ऑप्शन है इंदौर से, या फोर्थ ऑप्शन है रायसेन से। तो जो हमारी काली सिंध नदी है इसका उद्गम होता है हमारे देवास जिले से। देवास जिले के बागली गांव से इसका उद्गम होता है, और यह किस में जाकर मिल जाती है? यह हमारी चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी में जाकर यह मिल जाती है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात
किस जिले में स्थित है? सहस्त्रधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है कि खंडवा, सेकंड ऑप्शन है खरगोन, थर्ड ऑप्शन है होशंगाबाद और फोर्थ ऑप्शन है जबलपुर। तो जो हमारा सहस्त्रधारा जलप्रपात है वह हमें देखने को मिलेगा हमारे खरगोन ज़िले में। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि खरगोन में महेश्वर में देखने को मिलेगा क्या हमें हमारा जो सहस्त्रधारा जलप्रपात। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न है कि ओमकालेश्वर में किन दो नदियों का संगम होता है? कि जो हमारा खंडवा ज़िले में ओमकालेश्वर स्थित है वहाँ पर किन दो नदियों के संगम पर यह स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए है कि नर्मदा और ताप्ती नदी, ऑप्शन सेकंड है कि नर्मदा और कावेरी नदी, और ऑप्शन थर्ड है कि नर्मदा और सोन, और ऑप्शन फोर्थ है नर्मदा और तवाब। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सेकंड नर्मदा और कावेरी नदी। आप सभी को कन्फ्यूज़न होगा कि कावेरी नदी यहाँ पर कहाँ से आ गई, क्योंकि यह हमारे यदि हम देखें कि भारत, तो यहाँ पर प्रवाहित होती है हमारी नर्मदा नदी और जो कावेरी नदी है वह कुछ इधर प्रवाहित होती है, हमारे दक्षिण वाले भाग में प्रवाहित होती है कावेरी नदी। लेकिन जब हम ओमकालेश्वर जाते हैं तो वहाँ पर यदि हम नौकायन यात्रा करते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर कावेरी नदी और नर्मदा नदी के संगम पर यह स्थित है। तो हम हमारे अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जो हमारा अगला प्रश्न है कि कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है? कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन एक है कि भोपाल, सेकंड ऑप्शन है सीहोर, थर्ड ऑप्शन है रायसेन और फोर्थ है कि राजगढ़। तो जो हमारी कोलार परियोजना है वह कोलार नदी पर स्थित है। किस पर? कोलार नदी पर सीहोर ज़िले में स्थित है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है कि सीहोर ज़िले में कोलार परियोजना स्थित है कोलार नदी पर। तो कोलार नदी किसकी सहायक नदी है? तो इस प्रकार हमारी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और उसमें आकर मिलती है कोलार नदी। कोलार नदी पर ही सीहोर ज़िले में क्या स्थित है? हमारी कोलार परियोजना स्थित है, जो कि किसमें है? सीहोर ज़िले में कोलार परियोजना स्थित है। हमारे जो क्वेश्चन हैं आज के यहीं पर हम इनको रोकते हैं और जो हमारा अगले क्वेश्चन है वो हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।